ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सजनों में मिस्टर एमडी पुनिया आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में। और जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने लगभग 7 से 8 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप सभी का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और साथ में हमने पहला टॉपिक दोस्तों यहाँ से एलडीसी के लिए कवर कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ से अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है ब्लड से संबंधित, रक्त या रक्त लेन देन से संबंधित, है ना, रक्ताधान से संबंधित, ब्लड की जो प्रोसेस है या ब्लड से आधार पर दोस्तों किस प्रकार से संतान के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर रक्त समूह का निर्धारण होता है, उनसे संबंधित टॉपिक आपका दे रखा है। तो चलिए दोस्तों इस चीज को यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जल्दी से पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वही लाइक कमेंट शेयर आप सब जानते हो यार, सभी सोशल मीडिया पे जुड़े हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको पहले से पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप तो दोस्तों यहाँ से हेडिंग डालोगे, थोड़ा इसको रिस्पॉन्ड करने दो। ओके, यहां से आप हेडिंग डालोगे दोस्तों रक्त या ब्लड। वैसे तो ये पूरा चैप्टर दोस्तों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए ब्लड से संबंधित ही मेनली दोस्तों जिक्र किया है सिलेबस में, तो वही लेंगे। और इसके अंदर हम हार्ट और दोस्तों जो ब्लड वेसल से रक्त वाहिनी है उनको थोड़ा सा दरकिनार रखेंगे, और यहां से जो मेनली हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे ब्लड, रक्त। थोड़ा सा अपने सिलेबस अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बात करते हैं हेडिंग डालना दोस्तों रक्त। रक्त को दोस्तों आप सभी जानते हो किन किन नामों से जाना जाता है। रक्त या इसे बोलते हैं रुधिर, या इसको बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। इसको बोलते हैं खून। क्या कहते हैं? खून। लोई। अरे एक नहीं है ना, लोई भी बोलते हैं ना, हमारे मारवाड़ी के अंदर लोई भी बोलते हैं, लोई। लोई है ना, लोहा भी पाया जाता है ना इसमें, इसीलिए लोई। है ना, गांव की हमारी जो महिलाएं होती है वो बोलती है क्यों मारो लोई पीवे रे तू, है ना। लोई पीवे मतलब क्यों मारो तू खून जलावे, क्यों मारो खून बाड़े, क्यों मारी काया को नाश करे। काया मतलब शरीर को, है ना। ये मारवाड़ी में हमारे काम में लिए जा सकते हैं शब्द। हो सकता है कोई हमारे दूर दुराज से जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको ये शब्द समझ में नहीं आए, तो ये मारवाड़ी के शब्द है ना। मारवाड़ी की जो मम्मी होती है उनको परेशान करते हैं, वो बोलती है क्यों मारो खून बाड़े रे, है ना, क्यों मारी काया को नाश करे रे, है ना, क्यों मारो लोई पीवे। लोई पीवे मतलब क्यों मारा हिया न परेशान करे, क्यों मारा जीवड़ा न दुखी करे रे, है ना। जब उसकी बच्चा या जो भी उसकी संतान होती है उसे परेशान करती है तब ये टर्मोलॉजी काम में ली जाती है। लेकिन हम जो टर्मोलॉजी काम में लेंगे रक्त, रुधिर, ब्लड, खून, लोई, इनके अलावा दोस्तों जो आपका ब्लड होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वो होता है दोस्तों क्या, वो होता है हिमेट। क्या होता है? हिमेट। तो ब्लड का दोस्तों वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक टर्मोलॉजी जो होती है, साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है, वो है हिमेट। इसे बोलते हैं हिमेट, है ना। मियाँ, मियाँ शब्द भी दोस्तों ब्लड के लिए काम में लिया जाता है। किसी शब्द के पीछे अगर मियाँ दिखे तो वो भी याद करना ब्लड से संबंधित ही है। मियाँ, मियाँ खलीफा नहीं है ना, केवल मियाँ दिखाई देगा। मियाँ मतलब जैसे जैसे एनीमिया, ल्यूकेमिया, है ना, पॉलीसाइथेमिया, है ना, ऐसे आपको शब्द देखने को मिलेंगे। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, मियाँ, मियाँ शब्द दिखाई दे रहा, तो ये ब्लड से संबंधित है। तो दोस्तों अगर वैज्ञानिक नाम ये है तो इसका दोस्तों अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेट का या रक्त का जो अध्ययन होगा वो अध्ययन, वो कहलाएगा दोस्तों क्या, वो कहलाएगा हिमेटोलॉजी। आप सभी को पता है जब किसी वर्ड के पीछे लॉजी शब्द लग जाता है तो उसका अध्ययन करना कहलाता है। तो हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी क्या होगा? हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होगा, रक्त का अध्ययन कहलाएगा हिमेटोलॉजी। ओके, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ब्लड का निर्माण, निर्माण, ब्लड के निर्माण का प्रोसेस, निर्माण क्या कहलाता है? निर्माण होता है हीमोपोइटिक ऊतक के द्वारा, और इसे बोलते हैं हीमोपोइसिस। रक्त का निर्माण होना, निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइटिक ऊतक के द्वारा, हीमोपोइसिस। इसका निर्माण, रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण कहलाता है हीमोपोइसिस, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है हीमोपोइटिक ऊतक के द्वारा, हीमोपोइटिक ऊतक के द्वारा, हीमोपोइटिक ऊतक के द्वारा। ऊतक मतलब कुछ विशेष कोशिकाओं का ये समूह होते हैं जो दोस्तों हमारी जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मेरो होती है, वहां पर दोस्तों ये पाए जाते हैं, और इनका काम होता है ब्लड का निर्माण करना। ब्लड का निर्माण होता कहाँ है? ब्लड का जो निर्माण होता है ना, वो निर्माण की प्रक्रिया भले ही आपकी हीमोपोइसिस कहलाती है, पर ब्लड का जो निर्माण होता है वो हमारी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। हमारी शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती है ना वो अंदर से थोड़ी खोखली होती है, और वहां पर दोस्तों मजा युक्त मतलब कोशिकाओं के समूह होते हैं, हीमोपोइटिक ऊतक पाए जाते हैं, जो ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं।
है ना। तो आपसे पूछे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। हेलो, अभी तो क्लास में होगा, देखता हूँ। ठीक, तो हमने क्या बोला कि दोस्तों जो ब्लड का निर्माण होता है वो निर्माण होता क्या है, निर्माण स्थल, जो निर्माण स्थल होता है ना ब्लड का निर्माण स्थल, वो निर्माण स्थल होता है, वो होता है अस्थि मज्जा, बोन मेरो। बोन मेरो, बोन मेरो, बोन मेरो ये आपकी दोस्तों कहाँ स्थित होती है, हड्डी में स्थित होती है। और जब आपके अंदर ब्लड बनता है तो आपको मजा आ जाता है, ये नाम याद रखना है, बोन मेरो या अस्थि मजा। अरे मजा आ ही जाता है, पूरी दुनिया आपका खून चूसना चाहती है लेकिन कोई आपके लिए ब्लड बना रहा है। अरे आपका मकान मालिक हो, कोचिंग वाले हो, हॉस्टल वाले हो, लुगाई हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, घर वाले हो, पड़ोसी हो, और कोई खून चूसने में लगा है, रिश्तेदार तो दोस्तों कहीं पीछे नहीं रहते हैं, है ना। तो दोस्तों हर कोई खून चूस रहा है लेकिन कोई खून बना रहा है, तो आपको क्या आ जाता है, मजा। मजा मतलब अस्थि मजा, अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो, बोन मतलब हड्डियों, हड्डियों में पाई जाती है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं, देखो ब्लड की या रुधिर की हम खास बात करते हैं। यहां से हमारा जो ब्लड होता है इसमें बहने का गुण होता है, पूरे शरीर को जोड़ने का गुण भी होता है, और इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं भी पाई जाती है। तो दोस्तों इसीलिए जो रक्त होता है, रक्त को बोला क्या जाता है, रक्त को कहा जाता है दोस्तों बहने के गुण के कारण तरल पदार्थ कहा जाता है, पूरे शरीर को जोड़ता है इसलिए संयोजी भी कहा जाता है। और साथ में दोस्तों इसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती है और रक्त कणिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों क्या, ये कहलाता है तरल संयोजी उत्तक। क्या कहलाता है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, तो रक्त को क्या बोला, रक्त को बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। दूसरी बात, हमारा जो दोस्तों रक्त होता है ना, जो ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, रंग होता है लाल। अरे कैसा होता है मेरे लाल, हमारा रक्त का रंग कैसा होता है, जो रंग होता है ना वो होता है लाल। और लाल क्यों होता है, लाल होता है एचबी श्वसन वर्णक के कारण। ये कहां से आ गई लाइन, लाइन मैंने खींची गया, गई ना, ठीक है। तो दोस्तों रंग कैसा होता है, रंग होता है लाल। और इसका कारण क्या है, रक्त के रंग के लाल रंग का कारण होता है दोस्तों एच बी वर्णक। एच बी मतलब हनुमान बेनीवाल नहीं है ना। एच बी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। एच बी या हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन दोस्तों आपकी आरबीसी में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ के लाल हो जाता है और पूरा ब्लड भी लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के कारण। ओके, आपका जो ब्लड होता है उसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद। आपने कभी बचपन में चोट लगी होगी और चोट लगने के दौरान आपको लगा होगा कि यार दे मेरा ब्लड है खराब ना हो जाए, तो आपने अपने ब्लड को वापस चूस लिया होगा। तो जैसे आपने मुख में लिया तो उसका स्वाद जो लगा होगा वो थोड़ा बहुत खारा खारा, है ना, या नमकीनी। साथ में दोस्तों नमकीनी भी आपको स्वाद लगा होगा, तो नमकीनी खारा जैसा स्वाद होता है। तो हमने बात की दोस्तों स्वाद कैसा होता है, स्वाद होता है नमकीनी। नमकीनी क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाई जाती है बिकाजी नमकीन बिकाजी नमकीन नहीं, इसमें आयन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, आयन पाए जाते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण ब्लड में विभिन्न प्रकार के आयन मिलेंगे, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयनों की उपस्थिति, इसके कारण इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीनी होता है। देखो क्या क्या बोर्ड पे लिखा है, एक बार के लिए सब चीजों को देख लेना। हेडिंग डालिए ब्लड या रुधिर, या इसे बोलते हैं रक्त। वैज्ञानिक नाम होता है हिमेट, अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हिमोपोइसिस, ठीक है। और इसका निर्माण होता है हिमोपोइटिक ऊतकों के द्वारा। और ये जो हिमोपोइटिक ऊतक है या जो हिमोपोइसिस प्रोसेस चलती है, ये चलती है अस्थि मज्जा में या बोन मेरो में। रक्त को बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, और कैसा है, वो भी दोस्तों फ्लूइड के रूप में है, तो तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त, इसका रंग होता है वो होता है लाल, है ना, लाल है भाई, लाल है, पूरा थैला लाल है। और लाल के कारण कौन है, इसका जो लाल रंग है उसके लिए दोस्तों जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक, जो श्वसन भी है और वर्णक मतलब पिगमेंट, आपको दोस्तों कलर भी प्रोवाइड करता है। और स्वाद होता है नमकीनी, ऐसा होता है आयनों की उपस्थिति के कारण। थोड़ा बहुत दोस्तों खारा स्वाद भी आता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है ना वो कैसी होती है, वो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति। तो दोस्तों बात करते हैं रक्त की प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है।
प्रकृति होती है हल्की क्षारीय, बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं है, हल्का क्षारीय। क्या हो रहा है? रक्त रक्त होता है हल्का क्षारीय, और हल्का अगर ये क्षारीय होता है तो दोस्तों हम यहां से कह सकते हैं हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय मतलब इसका पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान, पीएच मान जो होता है ना वो होता है 7.4, है ना। और ये फिक्स होता है क्योंकि रक्त क्या होता है, ये बफर विलियन होता है, और जो बफर विलियन होता है ना उस बफर विलियन का पीएच मान क्या होता है, फिक्स रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा चेंजेस के रूप में इतना ही हो सकता है कि 7.35 से 7.45, बाकी एवरेजली कितना रहता है, 7.4 ही रहता है ना। लार का पीएच मान हो गया, या सीमन या वीर्य का पीएच मान हो गया, लार का तो नहीं कह सकते पर सीमन या वीर्य का हो गया, तो इनका दोस्तों नॉर्मली आपका कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये होता है बफर विलियन जिसका मान चेंज नहीं होता। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर में रक्त की जो औसतन मात्रा होती है वो होती है लगभग 5 से 6 लीटर। मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 6 लीटर इतनी होती है। या कह सकते हैं हमारा जो बॉडी वेट होता है, जो शुद्ध बॉडी वेट होता है, उस बॉडी वेट का लगभग 7 से लेके 9% के मध्य होता है। मतलब लगभग आप कह सकते हो बॉडी वेट का 8% होता है ना। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि बॉडी वेट का क्या होता है, रक्त की मात्रा, बॉडी वेट का 8%, बॉडी वेट का 8%। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का लगभग जो वजन है, पुरुष का वजन है, हम ठीक ठीक मीडियम मान सकते हैं कि 70 केजी होता है। अभी आप तो जैसे छोटे होंगे कोई, है ना, जिनकी एज नहीं हुई है, लेकिन जिनका दोस्तों बॉडी वेट लगभग 70 है, तो 70 का 8% कितना हो जाएगा, लगभग 5.6। 5.6 मतलब देखो ब्लड कितना हो गया, 5 और 6 के मध्य हो गया। अब किसी में फैट ज्यादा है, वो वेट का कारण है, तो वो कोई शुद्ध बॉडी वेट नहीं है। हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट होना चाहिए। तो ये लगभग दोस्तों बॉडी वेट का हो सकता है 8%। बाकी मान कितना होता है, मान होता है 5 से 6 लीटर। तो देखो ब्लड के बारे में हमने कहा कि दोस्तों ब्लड ब्लड आपका तरल संयोजी उत्तक होता है, इसका रंग लाल होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, स्वाद इसका नमकीनी होता है, पीएच मान इसका 7.4 होता है, ये बफर विलियन होता है जिसके पीएच मान में चेंजेस नहीं आते, ठीक है। और शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है, और ये बॉडी वेट का लगभग 8% होता है। हमारे शरीर में ये ब्लड करता क्या है? देखो ब्लड का काम क्या है, आपने जब पोषक पदार्थ पहला पहला टॉपिक पढ़ा तो वहां पे मैंने दोस्तों ब्लड का एक काम लिखाया था। मैंने कहा था कि ब्लड ऐसा बिचौलिया होता है, ऐसा मीडिएटर होता है। जब शरीर में आपने खाना खाया और वो पचकर दोस्तों ग्लूकोज के रूप में आंतों में आ गया, और दोस्तों आपने जब श्वसन क्रिया की, श्वास क्रिया की, और उस दौरान आपके फेफड़ों में जब ऑक्सीजन आ गई, तो भाई साहब कोशिका तक ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। कोशिका वहां से चल चल के थोड़ी आएगी यहाँ से अपने ऑक्सीजन उठाने और आंतों से ग्लूकोज उठाने, उसको ऊर्जा बनाना है। और कोशिका बोलती है मेरे को इधर बैठे बैठे चाहिए, हाँ ना, मेरे को इधर बैठे बैठे ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, तभी मैं तोड़कर ग्लूकोज को ऊर्जा बनाऊंगी। तो दोस्तों होता क्या है, उस समय एक विचोलिया आता है, एक मीडिएटर आता है, और एक मध्यवर्ती आता है, शाहरुख खान की स्टाइल में, हे कोशिका, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन लेती है, मेरे होते टेंशन मत ले कोशिका। और ये दोस्तों जो होता है ना, ये आपका ब्लड होता है, और ये ब्लड अपने हार्ट के द्वारा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा यहाँ से पंप होता है, और मेरे दोस्तों हाथों से ग्लूकोज उठाता है, साथ में मेरे दोस्तों यहाँ से हृदय से मेरे फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है, और फिर पंप होता हुआ दोस्तों शरीर के एक एक भाग तक जाता है, और दोस्तों पोषक पदार्थों को पहुंचाता है। तो इसका मतलब पहला काम तो क्या हुआ, इसका काम होता है शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करना। तो चलिए कुछ कार्य की चर्चा कर लेते हैं, पहले ब्लड के कार्य, फिर संगठन देखते हैं। ब्लड के कार्य, ब्लड के कार्य, ब्लड का जो पहला कार्य होता है वो पहला कार्य होता है दोस्तों शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करना। शरीर में पोषक पदार्थों, पोषक पदार्थों मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, वे गैसीय परिवहन करना, पोषक पदार्थों व गैसीय परिवहन। गैसीय परिवहन मतलब गैसों का, कौन सी का परिवहन करेगा, जैसे दोस्तों गैसों का परिवहन करेगा O2 का, CO2 का, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, परिवहन करना, पहला काम ये होता है, ठीक है। तो पोषक पदार्थों व गैसीय परिवहन का कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर जो कार्य होता है
वो कार्य क्या होता है? वो होता है दोस्तों शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, है ना। अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना, अंगों तक ले जाना। जैसे जैसे आपका मेनली क्या है? यूरिया। और अपशिष्ट पदार्थ कौन है? यूरिया। तो ये यूरिया को क्या करेगा दोस्तों? यहां से किडनी के पास ले जाएगा और वहां पर जब ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा किडनी में, तो दोस्तों जो यूरिया होगा वो पानी के अंदर से घोलकर बाहर निकाल दिया जाएगा मूत्र के रूप में। तो क्या हुआ? तो दोस्तों हमने क्या बोला कि उत्सर्जी रंगों तक नहीं, अंगों तक लिखना है। उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। और काम दोस्तों रोगों से सुरक्षा करना, जैसे WBC पाई जाती है ना। इसके अंदर हमारे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? इनका मेनली काम होता है दोस्तों रोगों से सुरक्षा करना। रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। रोगों से सुरक्षा करना। और भी हो सकता है शरीर का तापमान नियंत्रण करना, है ना। हमारे दोस्तों ब्लड से पसीना बाहर निकलता है और जो पसीना बाहर निकलता है तो दोस्तों इससे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता रहता है ना। अगर गर्मी लग रही है तो पसीना ब्लड से बाहर निकलेगा और जब यहाँ से पसीना हवा के संपर्क से यहाँ से दोस्तों आपके शरीर का भाप लेकर यहाँ से उड़ेगा तो आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं। तो हमने देखा प्रकृति, पीएच मान, शरीर में रक्त की मात्रा और रक्त के कार्य, जिसमें दोस्तों पोषक पदार्थों और गैसीय परिवहन करना, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना, साथ में रोगों से सुरक्षा करना, ऐसे दोस्तों कार्य हो सकते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कीजिए दोस्तों, फिर बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे अपने दोस्तों रक्त के संगठन की, कि रक्त का जो संगठन होता है वो किस प्रकार से होता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, सुनिएगा। अब दोस्तों देखते हैं हमारे जो रक्त होता है उसका दोस्तों संगठन कैसा होता है, इसके मैकेनिज्म कैसी होती है, हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है और हम किसे कैसे इनको दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो लिखते हैं रक्त का संगठन, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। रक्त का संगठन। रक्त के संगठन की बात करें और रक्त के संगठन की बात करें तो रक्त को यहां से दोस्तों हम जो डिवाइड कर सकते हैं वो यहां से दो भागों में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से दो भाग है सुनना। पहला जो भाग होता है वो दोस्तों आपका तरल भाग होता है। पहला भाग होता है तरल भाग। तरल भाग होता है और ये जो तरल भाग होता है इस तरल भाग का नाम होता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ना प्लाजो, ना पजामा, ना राजमा, कौन है आपका? प्लाज्मा। पहला भाग होता है प्लाज्मा, तरल भाग। और दूसरा उसमें पाई जाती है दोस्तों ठोस कणिकीय भाग। कौन सा भाग मिलता है? ठोस कणिकीय भाग। ठोस कणिकीय भाग मतलब कुछ कणिकीय भाग पाए जाते हैं ठोस रूप से। और ठोस कणिकीय भाग के अंदर आपके पास तीन प्रकार की दोस्तों रक्त कणिकाएं पाई जाती है। और तीन प्रकार की ये जो रक्त कणिकाएं होती है इसमें दोस्तों होती है पहली पहली होती है आपकी आरबीसी, दूसरी होती है आपकी डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो रक्त का संगठन, अगर 100% रक्त है
तो उसमें दोस्तों जो तरल भाग होता है ना वो होता है 55%। 55% क्या होता है? 55% होता है आपका तरल भाग। और दोस्तों इसमें जो 45% भाग बचता है वो शेष भाग होता है आपका ठोस कणिकीय भाग। ये लीजिए, तो 55% भाग कौन है? आपका तरल भाग होगा, और ठोस कणिकीय जो भाग होगा वो कितना होगा? वो होगा 45%। ओके, प्लाज्मा, प्लाज्मा आपका तरल भाग होगा एक भाग, और दूसरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिन्हें हमने बोल दिया ठोस कणिकीय भाग। अब हम एक एक भाग की यहां से दोस्तों चर्चा करते हैं कि प्लाज्मा आपके शरीर में क्या क्या करता है, क्या इसका रोल है ना। आरबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, प्लेटलेट्स क्या करती है, और इनसे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा की। देखो प्लाज्मा, एक नंबर प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का तरल भाग होता है, रक्त का तरल भाग है। इसका दोस्तों जो रंग होता है वो रंग होता है दोस्तों हल्का पीला, है ना। अगर इन भागों को बाहर निकाल दे, इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल प्लाज्मा की बात करते हैं, तो इसका रंग होता है हल्का पीला रंग। हल्का पीला रंग के लिए जो दोस्तों वर्णक जिम्मेदार होते हैं, उन वर्णक का नाम क्या होता है? इसमें दोस्तों दो प्रकार के वर्णक मेनली मिलते हैं। एक तो आपका विलुरुबिन वर्णक होता है, विलुरुबिन, बिलिरुबिन। कल किसी बच्चे ने पूछा था कि सर यूरोक्रोम वर्णक के कारण पीला रंग होता है क्या? नहीं, यूरोक्रोम यूरिन के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। यूरो मतलब यूरिन, क्रोम मतलब यूरिन को रंग देने वाला, क्रोमो, क्रोमो मतलब रंगीन पदार्थ। तो दोस्तों यूरोक्रोम पाया जाता है मूत्र के अंदर, मूत्र के पीले रंग के लिए। इसमें बिलिरुबिन व कैरोटीन, ये वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें उपस्थित वर्णक होते हैं। और प्लाज्मा के अगर हम संगठन की बात करें यहां से, कि जो प्लाज्मा होता है ये तो वर्णक है, वर्णक प्रेजेंट होते हैं। और यहां से बात करें तो जो प्लाज्मा होता है इसके संगठन की अगर मैं चर्चा करूं कि इसका संगठन कैसा है, तो इसके संगठन में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है दोस्तों जल। देखो जल होता है वो सर्वाधिक होता है, 90 से 92%। तो इसमें क्या पाया जाता है? जल ही पाया जाता है, जल 90 से 92%। ये तो दोस्तों इसमें पानी मिलता है इतना, तो 90 से 92%। साथ में दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं आपके पास कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, और बाद में इसमें सबसे ज्यादा मिलती है प्रोटीन। इसमें प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन मिलती है लगभग दोस्तों 8% तक। और साथ में दोस्तों इसमें मिल जाएंगे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जैसे आपके, इधर लिखूं, आगे लिख देता हूं, इधर प्रोटीन, इधर लिख देते हैं कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपने जो खाना खाया है, जो ग्लूकोज गया है, जो वसीय अम्ल है, फैटी एसिड, जो अमीनो एसिड है, जो भी दोस्तों खनिज लवण है, वो सारे किसमें? ब्लड में ही है। और ब्लड में किसमें? प्लाज्मा में, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को तो बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों कार्बनिक के अंदर आपके हो जाएंगे दोस्तों ग्लूकोज हो जाएगा, है ना, वसीय अम्ल हो जाएगा। वसीय अम्ल किसका होता है? वसीय अम्ल वसा की इकाई होता है। अमीनो एसिड हो जाएगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हो जाएगा। और भी दोस्तों पदार्थ हो सकते हैं आपके। और इधर की तरफ अकार्बनिक के अंदर जिनमें कार्बन नहीं है, मतलब सारे के सारे लवण, खनिज लवण, खनिज उपस्थित मिनरल्स जो होते हैं, खनिज तत्व, वो पाए जाएंगे, जैसे आपके कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, है ना। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके क्या हो सकते हैं? अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा संगठन में? संगठन में देखा एक तो जल 90 से 92%, और प्रोटीन, प्रोटीन आपकी लगभग 8%, और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिसमें आपके पास कार्बनिक में ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो एसिड, है ना, यूरिया, अमोनिया, ऐसी चीजें हो सकती है। अकार्बनिक में खनिज तत्व हो सकते हैं जिनमें कार्बन ना हो, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि ऐसे तत्व पाए जा सकते हैं। ओके, अब अपने को ये देखनी है दोस्तों, इसमें पहली बात तो आपके प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन सी होती है, ठीक है। और दूसरी फिर चीज देखनी है कि दोस्तों आपकी रक्त कणिकाएं क्या क्या होती है। प्रोटीन की बात करते हैं तो मेनली दोस्तों 4 प्रोटीन की चर्चा करते हैं। एक होती है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन।
ओके, बाकी इसमें हिपेरिन वो भी पाए जाते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, हमने प्रोटीन देखी। जो प्रोटीन होती है वो लगभग 8% हमने कहा कि प्रोटीन ही है इसमें। ठीक है, अब इस प्रोटीन के अंदर दोस्तों पहली प्रोटीन की चर्चा कर लेते हैं। एक नंबर एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन या एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन आपके 8% में से लगभग 4.4% यही मिलती है। इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है ना, लगभग 4.4% इसी की होती है। ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है इसका काम क्या होता है? देखो इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह आपके शरीर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, प्रासरण दाब का नियमन करती है। ब्लड के अंदर प्रासरण दाब को बनाए रखती है। प्रासरण क्या होता है? प्रासरण का मतलब होता है दोस्तों, जब आपका जो द्रव्य है, जो पानी है, वो अधिक दाब से किसी झिल्ली को पार करते हुए या किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए दोस्तों कम दाब की तरफ चला जाए, तो दोस्तों ये जो जल के अंदर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाने की प्रोसेस होती है, ये कहलाती है प्रासरण। अन्य एक विसरण होता है, विसरण होता है गैसों के अंदर, जिसे डिफ्यूजन बोलते हैं। गैसें भी तो आपकी उच्च ताप से या उच्च दाब से किधर जाती है? निम्न दाब की तरफ जाती है ना। कोई इधर गैस का सिलेंडर खुला रह जाता है तो दोस्तों वहां से वो गैस हम तक पहुंच जाती है। अरे कि नहीं, मरकप्टन के दौरान अपने को पता भी चल जाता है कि ये विशेष गंध आपकी गैस की है। कोई सी भी गैस हो, चाहे आप लीक करो, चाहे कोई कहीं से भी लीक हो, पर वो पहुंच तो जाती है ना उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो हमने बोला कि दोस्तों एल्बुमिन, एल्बुमिन इसका काम होता है प्रासरण दाब को रोकना। ये रक्त में प्रासरण दाब का, ओस्मो रेगुलेशन, प्रासरण दाब का नियमन करती है। अब दोस्तों मैंने ऐसा कहा और इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके ब्लड में ये कैसे करती है? ब्लड में ये ऐसे करती है, जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मान लीजिए आपके पास किशमिश है और किशमिश को आप पानी की गिलास में भिगो कर रखते हो, तो उस दौरान आप क्या देखते हो कि सुबह तक दोस्तों जो किशमिश है वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता है। अरे कि नहीं, खुशी के मारे नहीं फूल जाता है, वो रियल में प्राशन के कारण फूल जाता है। सुबह तक फूल जाता है ना किशमिश जो होता है, क्योंकि जो बाहर पानी है उसका दाब बाहर की तरफ अधिक है, और वो पानी जो होगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, मतलब उस झिल्ली को, किशमिश की झिल्ली को पार करते हुए उसके अंदर चला जाएगा और किशमिश को फुला देगा। अरे है कि नहीं? अब ब्लड के अंदर भी आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी मिल रही है। अरे है कि नहीं? और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, सॉरी प्लाज्मा के अंदर पानी है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तो ये जो पानी होगा वो अगर प्रासरण कर जाएगा तो उस दौरान ये आरबीसी में घुस जाएगा, है ना। वहां तो ऑक्सीजन होनी चाहिए और वहां पानी भर जाएगा। या दोस्तों अगर आप बात करें सोडियमर होते हैं, तो सोडियमर क्या करते हैं? वो जल को खींच लेते हैं, तो आरबीसी के अंदर का जो द्रव्य है उसको भी वो बाहर खींच सकते हैं। और ये घटना ना हो, ये प्रासरण की घटना ना हो, इसके लिए जिम्मेदार है एल्बुमिन प्रोटीन। प्रासरण का मतलब क्या होता है? नीचे लिख लेना, प्रासरण का मतलब द्रव का उच्च दाब से झिल्ली को पार करके निम्न दाब की ओर गति करना। ये गैसों के अंदर इस घटना को बोल देते हैं विसरण। क्या बोल देते हैं? विसरण। ओके, तो ये तो होगी आपकी पहली एल्बुमिन प्रोटीन, जिसका काम है प्राशन दाब को बनाना। दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या होता है? इसका मेनली काम होता है दोस्तों हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षियों का, इम्यूनोग्लोबिन्स का निर्माण करना। प्रतिरक्षियों का निर्माण करना मतलब ये हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा के लिए क्या बनाती है? प्रतिरक्षी बनाती है। तो इसमें लिखो आप, एक सेकंड आगे बात करते हैं। इसका काम होता है प्रतिरक्षियों का निर्माण करना।
इम्यूनोग्लोबिन्स बनाना। ताकि शरीर की दोस्तों रोगों से क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। ओके। और तीसरी और जो चौथी प्रोटीन होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रोटीन और चौथी प्रोटीन, और दोनों का साथ में देखेंगे, इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन और इसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये देखो प्रो जब तक लगा होता है ये निष्क्रिय अवस्था होती है, पीछे नोजन लगा होता है ये भी निष्क्रिय अवस्था होती है। और जब ये दोस्तों सक्रिय होती है तो सक्रिय होकर ये क्या करती है, ये रक्त का थक्का निर्माण करती है, ये ब्लड क्लोटिंग का काम करती है, ये रक्त का थक्का बनाती है। मतलब हमारे जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के दौरान ये आपकी प्रतिस्कंदक प्रोटीन होती है, सॉरी स्कंदनकारी प्रोटीन होती है, जो दोस्तों थक्का बनाने के अंदर अपना भाग लेगी। जब सक्रिय होगी तो प्रोथ्रोम्बिन से प्रो हटेगा, ये थ्रोम्बिन में बदलेगा और ये थ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ क्रिया करके फाइब्रिनोजन को सक्रिय करेगा और इसे दोस्तों फाइब्रिन में बदलेगा। और फाइब्रिन का मतलब दोस्तों फाइबर रेस है, और ये जो तंतु होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रक्तवाहिनियों के ऊपर आकर फंस जाएंगे, जिसमें आरबीसी फंस जाएगी, रक्त गाढ़ा हो जाएगा, खून बहना रुक जाएगा। तो दोस्तों इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है रक्त का थक्का निर्माण करना। रक्त का थक्का, थक्का को बोलते हैं क्लोटिंग। इसी को दोस्तों बोला जाता है थ्रोम्बस, इसी को बोलते हैं स्कंदन। सारे शब्द लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, आगे ये सब काम में आएंगे और आपको अलग नहीं लगने चाहिए। स्कंदन, तो रक्त का थक्का, क्लोटिंग, थ्रोम्बस, स्कंदन या जमाना, या रक्त को क्या कर देना, जमा देना। रक्त का थक्का बनाना, क्लोटिंग करना, थ्रोम्बस करना, स्कंदन करना, है ना, एंटी कोगुलेशन, स्कंदन करना, कोगुलेशन करना और साथ में जमाना, ये दोस्तों सारे के सारे शब्द आपके एक जैसे ही है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोस्तों रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है। ध्यान रखना, रक्त का थक्का या क्लोटिंग बनाना दोस्तों इनका काम होता है, रक्त को बहने से रोकना, चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकना, ये कहलाता है थक्का निर्माण। ओके दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आपकी क्लासेस थोड़ी शॉर्ट टाइम की कर देंगे, है ना, क्योंकि लंबी क्लासेस आप लेने में बड़े बोर होते हो, तो थोड़ी सी क्लासेस को शॉर्ट कर देंगे। अभी हमने आज क्या पढ़ा एक बार के लिए देख लेना। आज हमने दोस्तों यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया है। रक्त या रुधिर, ब्लड, वैज्ञानिक नाम हिमेट, हिमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हीमोपोइसिस, है ना, हीमोपोइसिस ऊतकों के द्वारा अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तरल संयोजी ऊतक है, लाल है, नमकीनी है, प्रकृति क्षारीय है, पीएच मान 7.4 है, शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर है, बॉडी वेट का 8%। कार्य लिखे हैं। उसके बाद में दोस्तों ब्लड का, रक्त का हमने संगठन देखा, तरल भाग 55% और वो 45 है। और प्लाज्मा, पहला भाग देखा तरल भाग प्लाज्मा, हल्का पीला है, बिलोरुबिन और कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं। साथ में जल सर्वाधिक मात्रा में मिलता है इसके अंदर, और प्रोटीन 8% होती है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर हमने देखा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन सर्वाधिक मात्रा में प्रासरण दाब करती है, ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षियों का निर्माण, इम्यूनोग्लोबिन फॉर्मेशन का काम करती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाती है ना। इस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए। थैंक यू। चलिए, तो ये देखो, ये यहाँ पे क्लास अभी एंड कर रहे हैं। अब आप इस क्लास को शेयर करोगे, है ना, आप सब्सक्राइब भी करोगे, कमेंट करके भी बताओगे कि आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना वैल्यूएबल लग रहा है और चीज़ें कितनी बेहतरीन समझ में आ रही है ना। मैं आपके कमेंट्स पे जाके नज़र मारता हूँ, वहाँ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन अच्छा मिल जाता है, थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है, तो ये आपका काम है। ठीक है।